सुप्रभात बच्चों। आज हम इस ऑनलाइन क्लास में बेबी हालदार द्वारा रचित आलो अंधारी आत्म कथा को पढ़ेंगे। बेबी हालदार को तातुस के घर में, साहब के घर में काम करने के लिए अवसर मिल जाता है, लेकिन फिर भी उनकी चिंताएं दूर नहीं होती हैं, क्योंकि जब वो काम पर आ जाती है, पीछे से उनके बच्चों के साथ अड़ोस पड़ोस के बच्चे शरारत किया करते थे। ये सभी चिंताएं उसको हुआ करती थी। इसीलिए एक दिन तातुस ने उनको कह भी दिया था कि आप अपने बच्चों को लेकर के इधर आ जाइए, यहीं पड़ोस में एक छोटा सा स्कूल है, वहाँ उनका दाखिला करवा दीजिए और आपकी सभी समस्याएं क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। इससे आगे हम पढ़ते हैं चित्र के नीचे से, जैसा कि यहाँ से बेबी हालदार के नीचे से हम पढ़ रहे हैं। लेखिका का इतने में ही गुजारा होने वाला नहीं था। लेखिका देखिए एक ही घर में काम करती है और वो भी 1 घंटे काम करती है, सुबह 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक। कितना पैसा मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। और इतने कम पैसे में गुड़गांव जैसे शहर में जीवन यापन करना और 3-3 बच्चों का पालन पोषण करना मामूली बात नहीं है, आसान कार्य नहीं है। इसीलिए घर का किराया देना, बच्चों को पालना, बच्चों का पोषण करना इतना आसान नहीं था। 1000-2000 रुपए से किराया भी देना है, खुद का भी करना है, बाल बच्चों की देखरेख भी करनी है, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी वहन करना है। ये सब संभव नहीं था, इसलिए वो और काम करना चाहती थी। इसीलिए बेबी हालदार एक घर के अलावा किसी 2-4 दूसरे घरों में भी क्या करना चाहती है, काम करना चाहती है, ताकि मान लीजिए 1000 रुपये इस घर से मिल जाए, 1000 इस घर से मिल जाए, 1000 किसी दूसरे घर से क्या हो जाए, मिल जाए, और ऐसे 3000 रुपये उसको मिल जाएंगे और 3000 रुपये में आराम से अपना जीवन यापन कर सकती है। लेकिन एक घर में काम करके 1000 रुपये कमा करके किराया देना, बच्चों का पालन पोषण करना आसान कार्य नहीं था। तो उन्होंने साहब को बोल रखा था कि किसी के घर काम करने वाले की जरूरत हो तो बता दे। इसीलिए तातुस को साहब को बता रखा था कि मालिक, यदि किसी घर में किसी को नौकरानी की आवश्यकता हो तो आप उसे मेरा परिचय या मुझसे परिचय करवा देना, या मेरे लिए आप वहाँ काम करने के लिए हाँ भर देना। ऐसा उसने उसको कह रखा था कि क्योंकि मुझे और काम करने की ज़रूरत है, और यदि आपकी नज़र में ऐसा कोई आपके घर की तरह कोई बढ़िया घर हो जहाँ मेरा अच्छा गुजारा हो सके तो बेशक आप मेरे लिए बात कर सकते हैं। लेखिका कहती है कि साहब कभी बर्तन पोंछते नजर आते तो कभी जाले साफ करते। अब देखिए, साहब ने अपने घर के कामकाज करने के लिए बेबी हालदार को अपने घर पर नौकरानी रखा है, लेकिन साहब या तातुस बेबी हालदार को परेशान नहीं करते हैं, अनावश्यक परेशान नहीं करते। खुद तातुस या साहब घर के छोटे मोटे कामकाज कर लेता है। कहीं ना कहीं वो ऐसे कामों में सहयोग करके बेबी हालदार को मदद करना चाहता है, आराम दिलाना चाहता है, क्योंकि तातुस उसके जीवन की पीड़ा को जानते थे कि बेचारी में कितने दुख के दिन आए हुए हैं। पति इनके साथ नहीं है, पति को छोड़ना पड़ा, 3-3 बच्चों का गुड़गांव जैसे शहर में जीवन यापन करना कितना दुष्कर है, कठिन है, इस बात को जानते थे। इसीलिए ज़्यादातर कामकाज में तातुस उनकी मदद करते थे, जैसे कभी बर्तन को पोंछ देना, कभी घर के झाड़ू लगा देना, कभी घर में लगे हुए जो मकड़ी के जो जाले होते हैं उन सबको क्या करना, साफ कर देना। ये सारा काम वो किया करते थे। जब वे उनसे पूछती कि आपको क्या ज़रूरत है ये करने की, तो वो बात को हमेशा टाल देते। कई बार लेखिका बेबी हालदार उनसे कह भी देती थी
कि आपने मुझे इस घर में ये सब कामकाज करने के लिए रखा है, फिर आप इस काम को क्यों करते हैं? तब बस वैसे ही बातों को टाल देते कि कोई नहीं बेटी, कोई बात नहीं है, मैं भी फ्री था, हाथ पांव हिलाने की इच्छा हो गई, चलो मैंने सोचा बर्तन साफ कर देते हैं, मकड़ी के जाले क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं, ऐसा बोल करके और अपनी बात को क्या कर देते थे, टाल देते थे। लेकिन उनका लक्ष्य, उनका उद्देश्य ये नहीं था। कहीं ना कहीं वो उसके दुख तकलीफ को क्या करते थे, जानते थे, और वो तो यही चाहते थे कि ऐसी दुखी औरत की मैं तो मेरी तरफ से मदद करूं, न कि उसको काम दे करके दुखी करूं। शायद साहब उन्हें देखकर ये सोचा करते थे कि इस बेचारी को किस बात की सजा मिल रही है। शायद वो मेरी मदद इसीलिए करते थे कि कहीं ना कहीं उसको पता चल गया था कि मेरे ऊपर एक नहीं अनेक प्रकार के दुख आए हुए हैं और मैं उन दुखों को झेल रही हूं। और शायद ये बात उनके दिमाग में या मन में भी आई है कि न जाने बेचारी को कौन से जन्मों की कर्म की सजा क्या हो रही है, इसको मिल रही है। अपने बच्चों के साथ अकेले रहने के लिए क्यों बाध्य होना पड़ा, कि ऐसी इसके सामने कौन सी मजबूरी आ गई, ऐसे इसने पिछले जन्म में ऐसे कौन से बुरे काम कर दिए थे कि परमात्मा आज इनसे इतना नाराज है कि इनको अपने पति को छोड़ना पड़ा, अपने बच्चों के साथ यहाँ अकेले में रहना पड़ रहा है। न जाने इनके सामने ऐसी विपदा क्यों आई है। आगे लेखिका साहब को अपनी दिनचर्या बताती है। एक दिन लेखिका बैठे बैठे तातुस को अपने दिन भर के कामकाज के बारे में वो बताती है कि मैं दिन भर क्या करती हूँ, कि कैसे वे घर जाकर अपना काम करती हैं। उनको बताया कि मैं घर जाकर के कौन कौन सा कामकाज करती हूँ और कितना व्यस्त रहती हूँ, मैं दिन भर कितना व्यस्त रहती हूँ, काम में लगी रहती हूँ। साहब उनके परेशानी को समझते हुए उनकी सहायता करने की इच्छा जाहिर करते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे अपना माँ बाप भाई बंधु सब कुछ मान सकती हो। तातुस के मन में पूरी तरह से इस लेखिका की मदद करने की भरपूर इच्छा है। इसीलिए एक दिन तातुस ने बेबी हालदार से कह भी दिया था कि बेटी, तुम पराई नहीं, मेरी बेटी के समान हो। तुम चाहे तो मुझे पिता का दर्जा दे सकती हो, तुम चाहो तो मुझे अपनी माता के समान मान सकती हो, तुम चाहो तो मुझे अपना बंधु मित्र भाई कुछ भी मान सकती हो, और मेरी तरफ से जितनी आपकी मदद होगी मैं करने के लिए क्या हूं, तैयार हूं। ऐसा भी उस तातुस ने बेबी हालदार से कह दिया था। कितने भले पुरुष हैं, वरना कौन मालिक ऐसा होता है जो अपने नौकर के साथ इस प्रकार का बर्ताव करता हो, व्यवहार करता हो। मालिक देखे नहीं, मालिक नौकर को इतना अधिक काम में व्यस्त रखते हैं कि बेचारे का खून पसीना बहने लगे जाता है। लेकिन तातुस ऐसे व्यक्ति नहीं है, बहुत अच्छे हैं। कोई भी बात मुझे निसंकोच बता सकती हो। आपको किसी भी प्रकार का कोई दुख हो, परेशानी हो, तो मुझे निश्चिंत होकर के बता देना, क्योंकि मैं आपके पिता के समान हूँ, आपकी माता के समान हूँ। चाहो तो आप मुझे भाई मान सकती हो, चाहे मुझे अपनी बहन के बराबर मान सकती हो। लेकिन कुछ भी माने, लेकिन आप अपने दुख तकलीफ को अकेले न झेलें। यदि मुझसे कोई मदद हो तो निसंदेह बिना किसी झिझक के मांग लेना, मैं देने के लिए तैयार हूँ। कोई भी बात मुझे निसंकोच बता सकती हो। कोई डाउट मत करना कि भाई मैं पराया हूँ, अलग हूँ, नहीं। एक तरह से मैं तुम्हारे परिवार का क्या बन चुका हूँ, सदस्य बन चुका हूँ। एक रोज साहब का मतलब तातुस लेखिका से उनके पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछने लगे तो वे जवाब देती हैं कि 6ठी 7वीं तक पढ़ी है। अब तक लेखक को तातुस को पता नहीं था कि लेखिका पढ़ी लिखी है या अनपढ़ है। एक दिन बातों बातों में तातुस ने उनसे पूछ लिया कि क्या आप पढ़ी लिखी हो। तब उसने बताया कि मैं विकट परिस्थितियों में कम से कम 6ठी 7वीं कक्षा तक ही क्या कर पाई, पढ़ पाई थी। साहब उन्हें अपनी पुस्तकों को पढ़ने की आज्ञा दे देते हैं। तातुस पढ़े लिखे व्यक्ति थे, शिक्षा के महत्व को जानते थे। उनके घर में अनेक भाषाओं की अनेक पुस्तकें रखी हुई थी।
तो तातुस ने बेबी हालदार को उन पुस्तकों को पढ़ने की अनुमति दे दी कि बेटी जब चाहे तब आप अलमारी में रखी इन पुस्तकों को निकाल करके क्या कर सकती हो, पढ़ सकती हो, और पढ़ करके अपना टाइम पास कर सकती हो, अपना मनोरंजन कर सकती हो, अपने ज्ञान को क्या कर सकती हो, बढ़ा सकती हो। धीरे धीरे पुस्तक पढ़ने में लेखिका माहिर हो जाती है और कहते हैं ऐसी परमिशन मिलते ही, अनुमति मिलते ही लेखिका तातुस की एक दो किताबों को उठाती है, पढ़ना शुरू करती है। पहले दिन उसने 2 घंटे में एक पेज को पढ़ा, दूसरे दिन 1.5 घंटे में एक पेज को पढ़ा, और ऐसे करते 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 उसकी पढ़ने की ऐसी अधिक आदत बढ़ गई और उसकी पढ़ाई में इतना सुधार हुआ कि वह 10 मिनट में एक एक पेज को क्या कर देती थी, पढ़ने लग जाती थी, पढ़ने लग गई थी। ठीक है, तो कहने का मतलब उसकी पुस्तकों को पढ़ने में लेखिका माहिर हो जाती है। माहिर का मतलब होता है कुशल होना, निपुण होना, पारंगत होना, निपुण हो जाती है। एक रोज, एक दिन की बात है, तातुस उन्हें एक पेन और कॉपी देकर उनसे खाली समय में उसमें उसके जीवन की पुरानी बातें याद करके लिखने को कहते हैं। एक दिन तातुस खाली कॉपी और एक पेन लेखिका के या बेबी हालदार के या नौकरानी बेबी हालदार के हाथों में पकड़ा देते हैं और उनसे कहते हैं कि सुनो, घर का कामकाज करने के बाद यदि आपके पास खाली समय हो तो उस समय आप बैठ करके 10 मिनट अपने जीवन में बीती हुई घटनाओं को याद करके उनको इस डायरी में या इस नोटबुक में क्या कर देना, लिख देना। ऐसी उनको अनुमति दी। धीरे धीरे रोज वो उसमें लिखने लग जाती है। तातुस के आदेश की पालना करते हुए जब भी बेबी हालदार को खाली समय मिलता तो कहते हैं बेबी हालदार क्या करने लग जाती है, रोज उस डायरी में या उस नोटबुक में अपने जीवन से जुड़ी घटनाओं को याद करके क्या करने लग जाती है, लिखने लग जाती है। चूंकि लेखिका अकेली अपने बच्चों के साथ रहती थी, लेखिका अपने घर में अपने बच्चों के साथ में रहती थी क्योंकि पति को तो वह छोड़ चुकी थी, तो लोग उसके साथ अक्सर छेड़छाड़ किया करते। जब लेखिका कामकाज करने के लिए तातुस के घर आ जाती तो पीछे उसके जो 2-3 बच्चे थे, उन बच्चों के साथ अड़ोस पड़ोस के बच्चे और अड़ोस पड़ोस के लोग क्या करते थे, छेड़खानी किया करते थे, उनको रुलाया करते थे, उनको परेशान किया करते थे। पर तातुस के घर पर इतना प्यार मिलता था कि वो सारी परेशानियां भूल जाती थी। जब बेचारी काम करके घर में जाती तो बच्चे फिर शिकायत करते कि मम्मी आज उसने हमको पीटा, आज उस अंकल ने हमको ऐसा बोला। ऐसे सुनती तो बेचारी बेबी हालदार को बड़ा बुरा लगता था, परेशान हो जाती थी कि करूं तो क्या करूं, बच्चों को काम पर साथ भी नहीं लेकर के जा सकती। लेकिन तातुस के घर में लेखिका को इतना अधिक प्यार मिला था कि वह लगभग अपनी परेशानियों को क्या करने लग गई थी, धीरे धीरे भूलने लगे जाती है। एक दिन लेखिका जब घर में बैठी थी तभी मकान मालिक का बड़ा बेटा आकर उसके घर के दरवाजे पर बैठ गया। एक रोज की बात है, लेखिका अपने घर में, तातुस के घर में नहीं, जहां वो किराए के मकान में क्या करती थी, रहती थी, तो उस किराए के मकान का जो मालिक था उसका बेटा, मकान मालिक का बेटा एक दिन बेबी हालदार के कमरे के द्वार पर, दरवाजे पर, गेट के ऊपर आकर के क्या हो जाता है, बैठ जाता है। और केवल बैठता ही नहीं है, वहां बैठ करके ऐसी ऐसी बातें करने लगा, ऐसी घटिया किस्म की बातें करने लगा, लेखिका के साथ ऐसा व्यवहार करने लगा कि लेखिका को शर्म आने लगी, लज्जित हो गई थी। ऐसे अपशिष्ट शब्दों का प्रयोग उन्होंने वहां पर किया था। लेकिन क्या करें, वो मालिक का बेटा था और मालिक का बेटा जैसे बोल रहा था, अच्छा भला बुरा, गाली गलौज, अपशब्दों का प्रयोग जो कर रहा था, बेचारी क्या कर रही थी, सुन रही थी, शर्म आ रही थी, लज्जा उसको आ रही थी। ना ही वो अब बाहर जा पा रही थी, ना ही उसे जाने को कह पा रही थी। लेखिका बेचारी ऐसे माहौल में फंस गई क्योंकि वो मकान का मालिक का बेटा लेखिका के द्वार पर बैठ जाता है तो लेखिका कमरे के अंदर है।
अब वो बाहर जाना चाहती है तो जा नहीं सकती, क्योंकि दरवाजे पर कौन बैठा है? मकान मालिक का बेटा बैठा है। अंदर रहे तो उसकी जली कटी बातें सुनने को मिलती हैं, इसलिए। और उसको हटने के लिए या बाहर जाने के लिए या वहां से जाने के लिए कह नहीं सकती, क्योंकि वो मकान मालिक का क्या था? बेटा था। और मकान मालिक के बेटे को ये कहा जाए कि ए चल यहाँ से हट, दूर हो यहाँ से, ऐसा नहीं कहा जाता है। तो बेचारी को दुविधा में फंसना पड़ा और उसकी जली कटी बातों को क्या करना पड़ा? सुनना पड़ा। अब वो इस घर को भी छोड़ने का सोचने लगी। उसने देखा ये मकान का मालिक का बेटा दिन प्रतिदिन हरकत ज्यादा कर रहा है, इसलिए इस मकान में रहना उचित नहीं है, क्योंकि कभी भी मेरे साथ कोई भी अनहोनी घटना घट सकती है। इसलिए धीरे धीरे अब उसके दिमाग में ये बात आने लगी कि जैसे तैसे अति शीघ्रता से मुझे इस घर को क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। पर अचानक एक दिन घर तोड़कर सारा सामान फेंक दिया गया, जिससे वो सोचने लगी कि अब अचानक से अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं। एक दिन की बात, मकान मालिक का बेटा उसके पीछे से उसके घर के दरवाजे को तोड़ करके उसमें रखे सभी सामान को बाहर फेंक देता है और कह देता है निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। आप बताओ अचानक दूसरा घर कहाँ से मिले? लेखिका अकेली है नहीं, उसके दो दो तीन तीन बेटे हैं, उन सबको लेकर के वो कहाँ जाए? बेचारी के सामने बहुत बड़ी क्या हो जाती है? चिंता हो जाती है। उसके मदद के लिए अब कोई ना था, उसकी मदद करने वाला अब कोई भी वहां पर नहीं था। और अचानक से उसे नया घर मिलना संभव भी नहीं था। जैसे आज ही इस मकान को खाली करे और तुरंत दो मिनट बाद में उसको दूसरा मकान किराए पर मिल जाए, ऐसी भी कोई संभावना नहीं थी। बेचारी के सामने बहुत संकट आ जाते हैं, लेकिन बड़ी हिम्मतवान थी। उसने इन सभी संकटों को झेला, सहन किया। और बड़ी बात यह है कि जब ऊपर वाला हमारी मदद करने को तैयार होता है तो दुनिया चाहे हमारे साथ कितना ही दुर्व्यवहार करे, उसकी ताकत नहीं कि वो उसके सामने हिम्मत हार जाए, कभी नहीं आता। जब लेखिका ने सारी बात तातुस को बताई तो उन्होंने उसे तुरंत सारा सामान लेकर घर आने को कहा। काम पर जाती और उसको बताती कि साहब क्या करें, मकान मालिक का बेटा भद्दी हरकत करता है, यहाँ तक उसने मेरे सभी सामानों को निकाल करके बाहर भी फेंक दिया है, अब मुझे कोई दूसरा घर भी नहीं मिल रहा है, क्या करूं? सारी घटना उनको बताई। तो देखिए, कहते हैं ना ईश्वर सहायता करने वाला होता है। जब दुनिया में एक रास्ता बंद होता है तो हजार रास्ते क्या करते हैं? खुलते हैं। कहा तो उन्होंने उसे तुरंत सारा सामान लेकर घर आने को कहा। तो तातुस ने कहा बेटी घबराओ मत, तुम्हारा वहां पर जितना भी सामान हो उन सबको उठाइए और अपने इस घर में लेकर के आ जाइए। फिर उसे ऊपर का एक कमरा मिल गया और तातुस ने कहा मेरे घर के ऊपर एक कमरा है, खाली पड़ा है, आप अपने परिवार के साथ उस घर में क्या कीजिए, रहिए। जिसमें उसने अपना सारा सामान जमा दिया और कहते हैं मकान मालिक के द्वारा फेंके सारे सामान को बेबी हालदार उस घर के ऊपर बने मकान में क्या कर देती है, आराम से जसा देती है, सामान को व्यवस्थित तरीके से लगा देती है। तातुस उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। इन सब का कारण यही था कि तातुस मन से उसको अपनी बेटी मानते थे और बेटी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार वो सहन नहीं कर पाए, इसलिए उसने उसकी मदद के लिए अपने घर को भी क्या कर दिया, उसे समर्पित कर दिया। कभी वो बीमार पड़ती है तो उन्हें बहुत फिक्र हो जाती है, वे खुद दवा ला देते और समय समय पर वे खुद उन्हें दवाई दिया करते। लेखिका जब दिन रात काम करती तो जब उसका स्वास्थ्य कमजोर हो जाता, बीमार पड़ जाती, तो उसको लेकर के तातुस बड़े चिंतित हो जाते। कई बार तो अपने पैसे से बेबी हालदार के लिए दवा लाते और दवा लाते नहीं, कई बार तो उसको दवा देते भी, जैसे गर्म पानी करके दे दिया, समय समय पर उनको टोक दिया कि बेटी अब क्या ले लो, दवा ले लो ताकि तुम्हारा स्वास्थ्य क्या हो जाए, ठीक हो जाए। ऐसे उसकी दिन रात क्या करने लग गया, सेवा करने लग गया। आगे लेखिका बताती है कि 2 माह से अधिक हो गया था, उन्हें उसके बड़े बेटे के बारे में कोई खबर नहीं मिल पा रही थी।
तातुस से उसने कहा कि तातुस पिताजी के बराबर वो थे, तो साहब बोलती थी कि साहब मेरा एक बेटा, बड़ा वाला जो बेटा है, उसकी मुझे कोई खोज खबर नहीं है कि वो कहाँ पर है। बस जिस दिन से वो काम की तलाश में निकला था, उस दिन के बाद अभी तक मुझे उससे न तो कोई बात हुई है और न मैंने उसको कहीं पर देखा है और न मैंने उसके बारे में कहीं से कुछ सुना है। वो ये तक नहीं जानती कि उसका बड़ा बेटा कहाँ रहता है, कि मुझे ये नहीं पता कि मेरा बड़ा बेटा रहता कहाँ पर है। ये दुख बेबी हालदार ने तातुस के सामने प्रकट किया। तातुस के बड़े प्रयत्नों के बाद जब उसका पता चला तो वो अपने बड़े बेटे से एक दिन मिलने गई। तातुस ने अपने नौकरों से कहा कि ऐसे ऐसे कोई बच्चा यदि कहीं कोई काम करता हुआ नजर मिले तो हमें बताना। तो बड़े प्रयत्नों के बाद में तातुस ने उसके बड़े बेटे की खोज कर ली थी। एक दिन तातुस के साथ लेखिका खुद अपने बड़े बेटे से मिलने के लिए उसके पास में जाती भी है। उसके बाद तातुस ये चाहते थे कि वो उसके लिए काम इधर ही ढूंढे। इसके बाद में तातुस ने उनसे एक दिन कहा कि ऐसा करो, तुम अपने बड़े बेटे के लिए जो काम धंधा है वो इधर ही तलाश करो, यानी कि हमारे इधर मोहल्ले में ही क्या कीजिए, उनके लिए कोई कामकाज ढूंढिए ताकि वो आगे की पढ़ाई भी कर सके, ताकि उसको आगे की पढ़ाई करने का मौका भी मिल सके या फिर नया काम सीख सके या फिर वो अपने जीवन जीने के लिए कोई नया धंधा क्या कर सके, सीख सके। फिर कुछ समय पश्चात ऐसा ही घर तातुस ने ढूंढकर उसे काम पर लगा दिया। ये सारी जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ले ली थी। किसने? तातुस ने। और तातुस एक दिन क्या करता है, उसके लिए बढ़िया घर में कामकाज ढूंढ करके और उस बच्चे को वहां पर सेटल कर देता है, वहां पर उसको उसकी बढ़िया व्यवस्था कर देते हैं। इस प्रकार से तातुस हमेशा लेखिका की क्या किया करते थे, मदद ही किया करते थे। एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। वैसे लेखिका जल्दी किसी से घुलती मिलती नहीं थी, पर एक दिन पार्क में घूमते हुए उसकी मुलाकात सुनीति नाम की 20-22 वर्ष की लड़की से हुई थी। लेखिका ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी, लेकिन एक दिन जैसे लेखिका पार्क में घूमने जाती है तो वहां पर एक दूसरी महिला से उसकी मुलाकात हो जाती है, जिस महिला की उम्र 20-22 वर्ष की थी और उसका नाम क्या था? सुनीति था। वो भी बंगाली थी। वो भी कहाँ की रहने वाली थी? बंगाल की रहने वाली थी, बंगाली महिला थी। वो उससे घुलने लगी थी। धीरे धीरे दोनों में बातचीत होती है तो दोनों, लेखिका और सुनीति दोनों आपस में घुल मिल जाती हैं। पर बहुत ही जल्द सुनीति चली गई, जिससे लेखिका का मन भी पार्क में नहीं लगने लगा। कुछ दिन तो दोनों साथ साथ पार्क में आती जाती बातचीत करती, लेकिन थोड़े दिन बाद में सुनीति को वहां से जाना पड़ा। अब बच गई अकेली कौन? लेखिका। इसलिए लेखिका का मन अब पार्क में जाने के लिए नहीं करता था, तो इसलिए लेखिका ने पार्क में जाना बंद कर दिया। तत्पश्चात इसके बाद वो वहां जाना छोड़ दी, पार्क में जाना छोड़ देती है और वही समय, जो पार्क में जाने का जो समय खर्च होता था, उस समय को अपने पढ़ने लिखने में देने लगी। यानी कि तातुस ने उसको जो कामकाज दे रखा था पढ़ाई लिखाई का, उस कार्य में उस समय को देने लगे जाती है। अब तक जितना वह लिख चुकी थी, तातुस ने फोटोकॉपी कराकर उसे अपने दोस्त के पास कोलकाता भेज दिया था। लेखिका ने जितना कुछ लेख लिखा था, जितनी अपनी जीवन की घटनाओं के बारे में लिखा था, उन सब का रिकॉर्ड फोटोकॉपी बना करके और तातुस ने अपने एक मित्र के पास, जो कहाँ पर रहते थे, कोलकाता में रहते थे, जो अच्छे शिक्षित व्यक्ति थे, पढ़े लिखे थे, उनके पास क्या कर देती है, जांच करवाने के लिए भिजवा देते हैं। एक दिन तातुस लेखिका के लिए लिखी गई अपने दोस्त की चिट्ठी को लेकर आए। एक दिन की बात है, तातुस लेखिका के लिए लिखी गई, यानी कि कोलकाता से एक चिट्ठी आती है जो किसके लिए लिखी गई थी? लेखिका के लिए लिखी गई थी। उसको लेकर के और उसके पास आते हैं और उसे पढ़कर सुनाने लगे। उसको पढ़ करके क्या करने लग जाते हैं? सुनाने लगे जाते हैं। उसमें उनकी लेखनी को लेकर खूब प्रशंसा की गई थी। तातुस के मित्र ने चिट्ठी के माध्यम से बेबी हालदार के लेखन को, उसकी राइटिंग को लेकर के बहुत ही प्रशंसा की गई थी कि वाह, तुम बहुत अच्छा क्या करती हो, खूबसूरत लेखन में क्या करती हो, लेख लिखती हो। ऐसे उनकी प्रशंसा की जाती है और उसे किसी पत्रिका में छापने की बात कही थी और उनसे कहा गया कि आपके इस लेख
को निश्चित रूप से किसी अखबार में या किसी पत्रिका में या किसी न्यूज़पेपर में क्या करना पड़ेगा, छपाना पड़ेगा। तातुस के वो मित्र अक्सर पत्र के माध्यम से लेखिका का हौसला बढ़ाया करते हैं। ये सब वो क्यों कर रहे थे? ताकि लेखिका में लिखने के प्रति हौसला, हिम्मत क्या करे, जुनून पैदा हो। और ये सब वो चिट्ठी के माध्यम से ही किया करते और उनकी लेखनी की सराहना करते, बार बार उनसे यही कहते कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो, तुम बहुत सुंदर लेख लिखती हो और ऐसे ही लिखती रहो, आपका लेख एक दिन पत्रिका में क्या करेगा, छप करके आएगा। तो प्यारे बच्चों, यहीं तक आप इस चैप्टर को पढ़ें। इसके बाद में शेष जो चैप्टर है उसको हम बाद में क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है।